आज वो बोझ हमारे ज़हनों से हट चुका है। वीरा ने सोचते हुए तावील ढूंढ ली। मुझे ये सारा बंदोबस्त अब हद तक अमेज महसूस हो रहा है। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अव्वल खान का एक आधा आदमी घर में हमारे साथ रहे। रात को छत पर पहरा भी दे सकता है। एक कमरा छत पर खाली है, नीचे भी चौथा बेडरूम बेकार है। अव्वल खान से भी बात कर लो। इसके 2 आदमी यहाँ रहेंगे तो घर के कामकाज में भी हमारा हाथ बटा देंगे। बेचारी गजाला पर बिला वजह बोझ पड़ा हुआ है। मतलब की बात सामने आते ही वीरा खुशामदाना अंदाज में बोल पड़ी। इसने मुझे अपनी बात पूरे करने का मौका नहीं दिया था। यह है तुम्हारी काहली, सुल्तान शाह बोला। घर का काम करने के नाम से तुम्हारा दम निकलता है। अव्वल खान के आदमियों को नौकर बनाओगी? मैं स्टेशन 4 पर अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी हूँ। वह मर्द ही सारा काम करते हैं। STF के मेस के बैरे और खान सामा भी जरूरत पड़ने पर बेहतरीन लड़ाका साबित होंगे। हमारे लिए वही बेहतर रहेंगे। हमारे सारे काम कर लेंगे। दिन भर इनसे काम लोगी तो रात को चौकीदारी कौन करेगा? सुल्तान शाह ने लड़ने वाले अंदाज में पूछा। इसीलिए मैं 2 आदमियों की बात कर रही हूँ, वीरा बोली। एक घर के काम करेगा, दूसरा रात को चौकीदारी करेगा। जलाल की जेर लब मुस्कुराहट कैरी होगी। तुम्हारे घर में हर वक्त जिंदगी चहकती रहती है। ये सब ना हो तो तुम सब 2 हफ्तों में एक दूसरे की सूरतों से उकता जाओ। हो सके तो सुल्तान शाह को अपने साथ ले जाओ। इसकी वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही चहकार रहती है। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तुम क्यों खामोश बैठी हो? वीरा की तजवीज के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जलाल ने गजाला से पूछा, जो खामोशी से सारी गुफ्तगू से माजूज हो रही थी। मैं घर के काम काज से नहीं घबराती। मसरूफियत में वक्त आराम से गुजर जाता है और फिर इतने अरसे में लड़ भिड़ कर हमने एक माहौल बना लिया है। आज़ादी से इस फिजा में रहने के आदी हो गए। बाहर के 2 आदमी भी यहाँ आ गए तो इन आज़ादियों में कमी आ जाएगी। गजाला ने थमी हुई आवाज में नरमी से कहा। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने। सुल्तान शाह को फिर बांग देने का मौका मिल गया। दिल खुश हो गया मेरा। सबसे ज्यादा खलल वीरा की आज़ादी में पड़ेगा, मगर हम सुख की नींद सो सकेंगे। STF वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम देते हैं। गजाला ने अपनी बात में टुकड़ा लगाया। बस तो फिर ये तय हो गया। मैंने अपनी चाय की प्याली खाली करके कहा, मैं आज ही अव्वल खान से बात कर लूंगा। जहांगीर की बिल्डिंग के इस्तकबालिया पर पहले ही पहरा होता है। कोई बेखबरी में नहीं मारा जाएगा। वीरा खुश होकर बोली। यह तय है कि कुछ नामालूम लोग डैनी की तलाश में हैं और वो जहांगीर तक पहुंचने की कोशिशों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वो जो कोई भी हो, अमरीकी नहीं हो सकते। अमरीकियों के लिए मकामी लड़कियों को इतनी आसानी से 2 घरों पर भेजना मुमकिन नजर नहीं आता। यह भारतीय लाबी ही हो सकती है। देखना यह होगा कि वो राव वाले हैं या ब्लैक कैट्स। इस बार वीरा ने भी कमाल की संजीदगी का मुजाहरा किया। बेन राव वालों से गुलामों की तरह काम ले रहा था। ये इनके साथी होते तो बेन की बेगार से नहीं बच सकते थे। गजाला इससे मुखातिब हो गई। यानी तुम इतनी मगजनी के बाद हमें घुमा फिरा कर दोबारा ब्लैक कैट्स की तरफ ले जाना चाहती हो? वीरा का मुंह बन गया। एक मफरूजा है, काम की इब्तिदा मफरूजों से होती है और फिर हकायक सामने आते हैं। एक अफवाह 2 जराए से हम तक पहुंची है। क्यों ना इसे कुछ देर के लिए सच मान लिया जाए? इस सच को मनवाने से हमें क्या हासिल होगा? इस बार वीरा का लहजा तल्ख हो गया। कराची में राह वालों का ताना बाना बुरी तरह बिखर चुका है। बाहर से आए हुए एजेंट मारे जा चुके हैं। इनका मकामी जर खरीद पुलिस की तहवील में है। ले दे के सिर्फ चोपड़ा बाकी है। ब्लैक कैट्स का नाम सामने आने के बाद हमने उसे नजरअंदाज किया हुआ है। इस वक्त उससे बेहतर तजवीज सामने नहीं आ सकती। जलाल ने गजाला की बात पूरी होने से पहले तो सीफी लहजा में कहा, हो सकता है कि भारतीय एजेंसियों के मकामी राब्तों की कोई कड़ी अब भी उसके जहन में महफूज हो। इस वक्त बस उसका नाम ही हमारे सामने है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सुल्तान शाह ने रजाकाराना पेशकश की। नहीं दोस्त, वहां डैनी के सिवा किसी और का जाना दुरुस्त नहीं होगा। वो डैनी का नाम नहीं जानता। इसे मेरा साथी समझता है। हमारे मामलात बहुत नाजुक और हिसास होते हैं। सदफ मेंशन अजनबियों के लिए एक सख्त ममनू अमारत है। जलाल ने लगी लिपटी रखे बगैर सुल्तान शाह की पेशकश मुस्तरद कर दी। वीरा और सुल्तान शाह की हौसला शिकनी के लिए जलाल का कोई सख्त जवाब बहुत जरूरी था, मगर इस वक्त वो जरूरत से ज्यादा ही कुछ सख्त हो गया था। उसके अल्फाज की चुभन तीनों ने महसूस की, लेकिन किसी ने फौरी तौर पर लब कुशाई नहीं की। जलाल को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद मुआज़रत खाना अंदाज में कहा, मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे हों तो मैं खलूस दिल से मुआफ़ी चाहता हूँ, मगर सदफ मेंशन का डिसिप्लिन तसव्वुर से ज्यादा सख्त है। मेरे अमले के आदमियों को भी किसी नागुज़ीर जरूरत के बगैर वहां जाने की इजाजत नहीं है। वहां दाखिले के लिए खसूसी इजाजत नामा जरूरी होता है। ऐसा कड़ा डिसिप्लिन मुझे रास नहीं आता। वीरा ने सिगरेट सुलगाकर पुरसकून आवाज में कहा, मगर मैंने इसके बुशरे से अंदाजा लगा लिया था कि वो अंदर से सुलग उठी थी। मैं ढीले ढाले माहौल में अपनी मर्जी से काम करने की आदी हूँ।
किसी का तसल्लुत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मेरी डैनी से अनबन रहती है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? जलाल ने तहम्मुल से दरियाफ्त किया। मैं कभी भूल कर भी सद्दफ मेंशन के करीब से नहीं गुजरूंगी, वीरा ने टांग पर टांग रखकर जवाब दिया। बात बढ़ जाने के आसार पैदा हो चले थे, मेरी मुदाखलत जरूरी थी। मैंने वीरा को समझाया, तुम बिला वजह इस बात को अहमियत दे रही हो। जलाल को बार बार किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता। यह बेहतर हुआ कि आज इसने खुलकर सच बयान कर दिया। ये बातें इसने पहले मुझसे नहीं कही थी। खैर, तो तुम अब जलाल के साथ जा रहे हो? उसने सपाट लहजे में कहा। हाँ, और मैं वापसी पर तुम्हें खुशगवार मूड में देखना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छी जबरदस्ती है। वह हंस पड़ी और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, मैं अव्वल खान को बुला लूंगी, वह हर डिसिप्लिन से आज़ाद है, शायद उसकी मौजूदगी बेहतर साबित हो सके। वेरी गुड, ये बहुत नेक काम होगा, मैंने खुश होकर कहा। इससे स्ट्राइक यूनिट की वापसी और घर में आदमियों की तकर्री की बात भी कर लेना, मेरा काम हल्का हो जाएगा। मेरी जुबान से अपने लिए काम सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी बशाशत होत कर आई। तुम बेफिक्र हो जाओ, उसे मैं संभाल लूंगी। जलाल हमारे पास हमेशा खुशगवार मूड में आता जाता रहता था, मगर इस रोज उसकी वापसी कुछ कशीदा माहौल में हुई। वीरा ने उससे चंद रस्मी बातें की और रवायत के बरअक्स से उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक भी नहीं आई। तुम उसकी बातों की परवाह न करो। मैंने उसकी गाड़ी रवाना होने पर सफाई पेश की। वो बहुत मूडी औरत है, मगर दिल की साफ है। 1-2 रोज में सब कुछ भूल भाल कर खुद ही राह रास्त पर आ जाएगी। मैं उसका टाइप समझता हूँ। अनापरस्त लोगों के दिल के आबगीनों को जरा सी बात से ठेस लग जाती है। वो अफसुर्दगी से बोला, मैं सुल्तान शाही से मुखातिब रहता तो अच्छा था। मुझे इन तीनों की तरफ से मुतवज्जा होकर वो तल्ख हकीकत बयान करने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी तवज्जा बुद्धुलाल चोपड़ा पर मरकूज रखो। मैंने उसकी दिलजोई के लिए मज़ाहिया अंदाज में कहा। तवज्जा मरकूज करने के लिए वीरा इससे 1000 दर्जे बेहतर है। मुझे अफसोस है कि मैं अनजाने में उसकी दिल आज़ारी कर बैठा। जलाल के वो अल्फाज पुरखुलूस थे, इनमें किसी बदनीयती का दखल नहीं था। मैंने महसूस किया कि वो कभी कभी वीरा से खासा बेतकल्लुफ हो जाता था। एक मरहला ऐसा भी आ चुका था जब वीरा को ये खुश फहमी होने लगी कि जलाल अयालदार होने के बावजूद उसकी ज़ात में संजीदगी से दिलचस्पी ले रहा था। मगर मैंने जलाल के जहन को टटोला तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। बात घूम फिर कर वीरा की ज़ात के गिर्द घूम रही थी। मैंने खामोशी इख्तियार करने में बेहतरी समझी और अपनी जुबान बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद हम सद्दफ मेंशन के भयानक और आसेबी कैद खाने में पहुंच चुके थे। इस वक्त चोपड़ा इस इमारत की ऊपरी मंजिल के बजाय ग्राउंड फ्लोर के एक सेल में बंद था। हम किसी कैदी को ज्यादा देर तक एक सेल में नहीं रखते। जलाल ने उसके पास जाने से पहले बताया, वो ज्यादा देर तक एक जगह एक से हालात में रहते हैं तो हर चीज से समझौता करके उसके आदी हो जाते हैं। इन मुजरमों पर दहशत और नफसियाती दबाव बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी बदलता रहे। नफसियाती तशद्दुद की उबारीकी सुनकर मैं फुरेरी लिए बगैर नहीं रह सका। तुम्हारे कैदी हर वक्त बेयकीनी के अजाब में मुब्तला रहते हैं। आओ अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। जलाल आगे बढ़ा। मुसल्ला मुहाफिज ने उसका इरादा भांपते ही चोपड़ा के नीम तारीख सेल का दरवाजा खोल दिया। अब खोना आ गया। सैलनजदा सेल के धुंधलके में चोपड़ा की नकाहत ज़दा और बेजान सी कराह उभरी। मैं दरवाजे पर पहुंच चुका था। चोपड़ा इस तंग कैद खाने में एक ढीले ढाले नंगे पलंग पर पड़ा हुआ था। चंद दिनों में वो सूख कर कांटा हो गया था और उसका चेहरा खौफ से तकरीबन स्याह पड़ गया था। झुलसी हुई स्याह रंगत पर उसकी फटी फटी आंखों की सफेदी बहुत खौफावर थी। सद्दफ मेंशन के आसेबी माहौल में वो इस वक्त कोई आसेब ही नजर आ रहा था। सेठी की लाश तुमने पहचान दी। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे साथी एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मैंने दुरुस्ती से कहा। मैं अब क्या कर सकता हूं? तुमने मेरी रूह तक को निचोड़ लिया है, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वो रो देने वाली आवाज में कहा। तुमने 4 नाम बताए थे, विजय, त्रिपाठी, राजू और सेठी। अब वो चारों इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ तुम रह गए हो। तुम लोग बहुत शफाक हो। वो अपना सर दाएं बाएं झटकते हो बोला, अपने जैसे इंसान को इस तरह तड़पाते हो, तुमको जरा भी रहम नहीं आता? आता है। मुझसे पहले जलाल सफाकाना लहजे में बोल पड़ा, मगर फिर मुझे अब्दुल्ला याद आ जाता है जिसे वनूद ने दिल्ली में तशद्दुद करके मारा था। सुनो, तुम पेशाब तो कर रहे हो। अब्दुल्ला के गुर्दों से उसका जिंदा लहू आने लगा था। मैं तुम पर कैसे रहम खा सकता हूँ? भगवान मुझे उठा ले, मेरी मुश्किल आसान करते। वो दोनों हाथों से अपने सर के बाल नोच कर रो पड़ा। तुम्हारा पत्थर का भगवान अंधा, गूंगा और बहरा है। वो तुम्हारी फरियाद सुनेगा न इसका जवाब देगा। वो चारों इसलिए मर गए कोई जमीन के बासी नहीं थे, किसी और जमीन से उगाया हुआ अनाज खाते थे। तुमने उम्र भर इसी धरती से अपने पेट का दोज़ख भरा और इसके गद्दार हो, इसलिए अभी तुम्हें लंबे अरसे तक जिंदा रहना होगा। मैंने बढ़कर उसकी पेशानी पर मुक्के से जरब लगाई और वो बिलबिला कर चीख पड़ा।
तुम बताते क्यों नहीं कि आप मेरी जुबान से क्या सुनने आए हो? उसकी दहशत से फटी हुई फरियादी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। हमें कुछ और लोगों की तलाश है, इनके नाम तुम बताओगे। कान खोल कर यह भी सुन लो कि तुम्हारे सरों से आई मैन का साया भी उठ चुका है। जलाल ने लुकमा दिया। कल रात उसे भी तुम्हारे चारों साथियों से मिलने के लिए रवाना कर दिया क्या? मैं और किसी को नहीं जानता। तुम एक एक करके सबको मार चुके हो, मैं रह गया हूं, मुझे भी मारकर किस्सा खत्म कर दो। वो वतन का गद्दार था। उसकी जुबान से इस ख्वाहिश का इजहार सुनकर मुझे अजीब सी आसूदगी हासिल हुई। मैंने कहा, तुमको रिकॉर्ड पर गिरफ्तार किया गया है। तुम्हारी बेहतरीन सजा दर्दनाक मौत ही हो सकती थी, मगर तुमको जिंदा रखना हमारी मजबूरी है। आखिरकार तुम्हें अदालत के कटहरे में खड़ा होकर इकबाल जुर्म करना होगा। इससे पहले अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर लो। जो कुछ बता सकते हो बता डालो। मुझसे जो चाहो कसम ले दो, मुझे और कुछ मालूम नहीं। बाहर से ब्लैक कैट्स के कुछ आदमी मिशन पर आए हुए हैं। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद पूछा, मुझे नहीं मालूम। वो दोनों हाथ जोड़ कर खिखियाया। वो मेरे पकड़े जाने के बाद आए हूं तो मुझे पता नहीं, फिर किसको पता होगा? इस बार मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मैं नहीं जानता। वो आते हैं तो सबसे अलग थलग रहकर अपने काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। हम कैसे मान लें कि वो किसी की मदद के बगैर अपना काम पूरा कर लेती होंगी? तुम ना सही, कोई और उनके काम आता होगा। मैं गुर्राया, कोई ना कोई आता ही होगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? हिंदू पंचायत कमेटी के पंचों सरपंचों को पकड़ो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दें। मुझे मुआफ कर दो, मेरी हड्डियों में अब मार खाने का दम नहीं रहा। मैं तुम लोगों से पिटते पिटते थक गया हूं। वो एक मरतबा फिर बिलक कर रो पड़ा। आ जाओ। जलाल ने मेरे शाने पर हाथ से थपकी देकर कहा, इसे कुछ देर के लिए इसके हाल पर छोड़ दो, शायद इसे अपनी यादाश्तें यकजा करने में मदद मिल सके। इसका वो इशारा जो मानी था। मैं इसी लम्हे उसके साथ सेल से बाहर आ गया। वो वक्फा उसी के माँ पर हुआ था, इसलिए मैं उसके बोलने का मुंतजिर रहा, लेकिन वो खामोशी से सदब मेंशन के लाइब्रेरी नुमा दफ्तर की तरफ बढ़ता रहा। पहले की तरह वहां वही एक आदमी मौजूद था जो दफ्तर में चपरासी से लेकर क्लर्क तक सारे काम अंजाम देता था। जलाल के कदमों की आहट सुनते ही वो दफ्तर से बाहर आ गया। इस वक्त चोपड़ा ने मेरी तवज्जो बहुत अहम नुक्ते की तरफ मबजूल कराई है। जलाल ने कुर्सी संभालने के बाद कहा, इसने हिंदू पंचायत कमेटी के अरकान के अलावा और किसी बात का जिक्र नहीं किया था। मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया, तुम हमेशा काम की बात तक पहुंच जाते हो और मेरी तबीयत खुश हो जाती है। तुम इसके बारे में जानते होगे? हाँ, चोपड़ाई के चक्कर में सुना था। वो इस कमेटी के मामलात में खासी सरगर्मी से हिस्सा लेता था। उससे सरकारी हैसियत हासिल है। हिंदुओं के समाजी निज़ाम में उसकी बहुत अहमियत है। वो कराची में कायम बहुत से मंदिर चला रही है। ये कमेटी हिंदुओं के बहुत से खानगी और माली मामलात हल करती है, जिसकी वजह से जायदादों के झगड़े अदालतों तक कम ही जाते हैं। क्या हालात के मौजूदा तनाजुर में इन बातों की कोई अहमियत है? मैंने पूछा। ये जानना जरूरी है कि मकामी हिंदू मुआशरे पर इसकी गिरफ्त कितनी मजबूत है। शायद इसके अरकान ज़ाती तौर पर भी बहुत असर रसूख रखते होंगे। वो बहुत ताकतवर हैं। इन्हीं में से एक का नाम सोबराज है। पहले वो इस कमेटी का सरपंच हुआ करता था। अब एक मुद्दत से आम रुकन की हैसियत से इजलासों में शिरकत करता है। इसकी हर बात बहुत तवज्जो से सुनी जाती है। अमली तौर पर वो अपनी पंचायत का सबसे मजबूत रुकन है। मैं खामोशी से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। कदर तवक्कुफ के दौरान उसने सिगरेट का एक गहरा कच लेकर कहा, अब से 10-15 बरस पहले वो शहर का नामी ग्रामी बदमाश हुआ करता था। फिर उसने अचानक अपनी लाइन बदल ली, बदमाशी से सियासत की तरफ चला गया। अब वो कामयाब हिंदू सियासतदानों का मंजूर नजर है। हमारी खुफिया इतलात हैं कि उसकी बाज़ सरगर्मियां आज भी मशकूक हैं। तुमको ये जानकर हैरत होगी कि धमाके से जल कर तबाह होने वाली डाज लावारिस नहीं थी। उसका रजिस्ट्रेशन सोबराज के नाम पर था। वो इंकिशाफ वाकई हैरान कुन था। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। यह अहम तरीन बात तुम्हें सबसे पहले बतानी चाहिए थी। इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। उसने बताना चाहा, मगर मैंने इस्तरारी अंदाज में उसकी बात काट दी। मेरा ख्याल है ये बात तुम्हें एक्साइज वालों के रिकॉर्ड से कल ही मालूम हो गई होगी, मगर तुमने सिरे से इसका जिक्र नहीं किया। मैं वही बता रहा था। इसका सबब यह था कि सोबराज ने 6 माह पहले अपनी इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी। इस वक्त डाज सफेद रंग की हुआ करती थी। सोबराज के मुवक्कफ के मुताबिक चोरी के बाद इसकी गाड़ी का रंग तब्दील कर दिया गया। मुश्तबा माजी रखने वाले एक शख्स का यह बयान काबिल एतबार नहीं हो सकता। मैंने कहा, अपना दामन बचाने के लिए वो कोई भी कहानी घर सकता है। बात उसके बयान की नहीं, हकायक की है। जलाल ने जोर देकर कहा, 6 माह पहले दर्ज कराई हुई FIR उसके हक में जाती है। हो सकता है कि उसने अपनी वो गाड़ी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया हो और उसका रंग तब्दील करके चोरी की फर्जी FIR दर्ज करा दी। जब तक मदई की तरफ से चोरी चकारी की ऐसी शिकायतों में गहरी दिलचस्पी का इजहार न हो, पुलिस कोई सरगर्मी नहीं दिखाती। फाइल बंद पड़ी रहती है।
इसे 6 माह पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसकी गाड़ी किसी जुर्म में मुलविस हो सकती है। उस वक्त तो शायद आईमैन ने यहां कदम भी नहीं रखा था। आईमैन को जहन से निकाल दो, मैं रावालों की बात कर रहा हूं। बाद में सब ही ने गठजोड़ कर लिया था। नहीं डैनी, ये बात अहम है। अगर वो गाड़ी रावालों के इस्तेमाल में थी तो राजू और सेठी को मारने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती थी? वो इनके मायानाज आदमी रहे होंगे, इनको वो अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकते थे। वो कार्रवाई टॉम या निक के इमाम पर हुई थी। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि टॉम, निक, बेन डेविड और राव वाले शुरू से एक दूसरे से मिले हुए थे। मैंने लम्हा भर के लिए सोचने के बाद बोलना शुरू किया। इनके मकासद और अहदाफ मुश्तरक थे, इसलिए वह फराग दिली से एक दूसरे के वसाइल से इस्तेफादा कर रहे थे। ऐसे ही वक्त में नीली डाज टॉम या निक की तहवील में चली गई। उनके मुश्तबा कामों के लिए वो कार बहुत उम्दा थी जो रिकॉर्ड के मुताबिक चुरा ली गई थी। राजू और सेठी का मामला सामने आया तो उन्होंने उसी गाड़ी को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और सोबराज ने 6 माह पहले यह सब सोच लिया था। जलाल रवानी में कह गया, उसने मिन्नू ये सब नहीं सोचा होगा, लेकिन अपनी गाड़ी को मुजरमाना मकासद के लिए वक्फ करते हुए उसके ज़हन में यह इम्कान जरूर रहा होगा कि वो गाड़ी किसी भी वक्त रंगे हाथों पकड़ी जा सकती है। इसीलिए वो चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के इसकी मालकियत से दस्तबरदार हो गया। यह बात करीने कयास मालूम होती है, लेकिन इस मामले में सोबराज पर हाथ डालना मुश्किल मालूम होता है। वो पुरख्याल आवाज में बोला, क्यों? क्या मुसलमान मुअज़्ज़िज़ीन जराइम में मुलव्विस होकर ऐसी को रायत हासिल कर सकते हैं जिसके बिना पर सोबराज को नजरअंदाज किया जाए? यह मामला देखना पड़ेगा। वो मरात याफ्ता शख्स है। जब सियासी कुफ्तें किसी की पुष्पराही करने लगती हैं तो काम मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त चोपड़ा ने तुम्हें बिलवास्ता तौर पर सोबराज की तरफ मुतवज्जा करके बड़ा काम किया है। अगर वो माजी में रा या दूसरी अमेरिकी एजेंसियों के राब्ते में रहा है तो ब्लैक कैट्स का भी मददगार हो सकता है। उसको देखना जरूरी हो गया है। मैं उसे चेक करूंगा। उसके बारे में उजले से काम नहीं लिया जा सकता। वो हिंदुओं का गैर मुतनाज़ समाजी रहनुमा है। इस पर हाथ डाला गया तो शदीद रद्दअमल पैदा हो सकता है। हमारे हुक्मरान ऐसी किसी लहर को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको असम्बली में अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए अक़लियती अरकान की हमायत की अशद ज़रूरत है। यह तुम्हारा ज़ाती नज़रिया है जो गलत भी साबित हो सकता है, इसीलिए मैंने चेक करने की बात की है। मुझे इस्लामाबाद से रजू करके देखना होगा कि सोबराज की मौजूदा पोजीशन क्या है। चोपड़ा ने अपनी गुफ्तगू में बराह रास्त सोबराज का नाम नहीं लिया था, बस झुंझलाकर हिंदू पंचायत कमेटी के अरकान का जिक्र किया था। यह एक इत्तिफाक था कि नीली डाज के रिकॉर्ड पर छानबीन के सिलसिले में सोबराज का नाम जलाल के इल्म में आ चुका था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि चोपड़ा इस बारे में कुछ और भी जानता था। इस पर मजीद मेहनत की जाती तो वो काम की मजीद बातें उगल सकता था। चोपड़ा हाजिर है, तुम उसके साथ मनमाना सलूक कर सकते हो, बस इसका जिंदा रहना जरूरी है। मेरा ख्याल सुनकर जलाल ने कहा। जलाल से होने वाली गुफ्तगू की रोशनी में मैं चोपड़ा से नए अंदाज में बात करने का फैसला कर चुका था। चोपड़ा पलंग पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था और उसके दाने से कराहों की हल्की हल्की आवाजें बरामद हो रही थी, जैसे उसकी हड्डियां दुख रही हूं। मेरी आवाज देने पर भी उसकी गनूदा आंखें नहीं खुली तो मैंने बढ़कर उसे झंझोड़ दिया। वो खौफजदा आवाजें निकालता हुआ हड़बड़ा कर बेदार हो गया। अब क्या हुआ? दोबारा क्यों आए हो? उसने खौफजदा नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। जो कुछ अपने दिल में लिए बैठे हो उगल तो तुम्हारे जहन का बोझ हल्का हो जाएगा, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा।